बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑन माय YouTube चैनल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सो सर, मेरा इस डिस्कशन में पहला क्वेश्चन आपसे है कि आजकल सारी दुनिया वापस से अफगानिस्तान की तरफ लग गई है। जिस तरीके से तालिबान एग्रेसिवली सारे प्रोविनेंस को कैप्चर करता जा रहा है, तो आपके सर क्या ओपिनियन है? इज इट गोइंग टू बी सिविल वॉर वंस अगेन इन अफगानिस्तान? आप कैसे देखते हैं सर? बहुत ब्लडशेड हो रहा है अफगानिस्तान में, तो आपके क्या ओपिनियन है? देखिए, फर्स्ट आई मस्ट थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस टू बी पार्ट ऑफ योर वेरी गुड प्लेटफॉर्म। जो आपने ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म शुरू किया है, ये काफ़ी अब प्रभावी हो रहा है और इसका नाम भी एक बीबीसी के पुराने प्रोग्राम हार्ट टॉक के तरह रखा गया है, पर आपने कंफर्म किया है कि वो तो अब नहीं चलता प्रोग्राम, तो आप उसको यूज कर रहे हैं। तो एक अच्छे प्रोग्राम की आप धरोहर के साथ हैं, तो आपने उसको ऊंचा रखना है। और जो फर्स्ट, और मैं आपके श्रोता गणों को भी, आपके ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट्स को की भी अपनी तरफ से ग्रीटिंग्स दूंगा और उनसे ये गुजारिश करूंगा कि दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस इन द एंड इफ दे वांट टू, और दे कैन ईमेल टू यू एंड यू कैन गेट आंसर्स। बिल्कुल सर। अभी आपने जो पहला सवाल पूछा अफगानिस्तान के सिचुएशन के बारे में, तो अफगानिस्तान के अंदर ये तो सभी को मालूम है कि 20 साल के बाद अमेरिका इतने पैसे खरीदने के बाद, लगभग 2400 जाने गंवाने के बाद, $2 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। कई देशों की जीडीपी उसमें समा जाती है। और 2400 जाने, कारगिल में हमारी 500 जाने गई थी, यहाँ 2400 है। और 20 साल वहां पे रहा, तो अब जा रहा है। तो ये तो होना ही है, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन तो बना नहीं है कि पक्की तरीके से टॉक्स सक्सीड हुई हो। अशरफ गनी साहब चुने गए थे, उस टाइम पर ही मुश्किल थी, और उनके साथ अब्दुल्ला को भी एक स्थान देना पड़ा। उन्होंने बोला कि इलेक्शन रिजल्ट फेयर नहीं है, और तभी से ये खींचतान तो चढ़ रही थी गवर्नमेंट के अंदर। और अब उसके ऊपर ये है कि अब ये रियलाइज किया जा रहा है कि तालिबान को दे दो, तो किसी तरीके से तालिबान को देने का जरिया ढूंढा जा रहा है। कि इतने साल तो हम कहते रहे कि तालिबान ठीक नहीं है, हम बात भी नहीं करेंगे, वो हमारे दुश्मन है। अमेरिका उसके ऊपर ड्रोन के हमले कर रहा था और कह रहा था हम तुमको स्टोन एज में ले जाएंगे बॉम्बिंग करते हुए। और अब उसी तालिबान को कुर्सी में बिठाना है, तो मुश्किल तो है, और उस मुश्किल को ही पूरा किया जा रहा है। दैट प्रॉब्लम इज बीइंग रिजॉल्व्ड somehow to sugarcoat it, somehow to give it a legitimacy, and various parties are involved. Suddenly Turkey has become an important player, क्योंकि तालिबान वालों का टर्की के साथ में बहुत अच्छा लिंकेज है। तो जो एयरपोर्ट है बगरम का, वो टर्की वाले उसका सुरक्षा करने में लगे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक तरह से इंटरनल सिविल वॉर, जिसको गृह युद्ध कहते हैं, वो चल रहा है। और अफगान स्टेट फोर्सेस और तालिबान के बीच दो नजरिए हैं। एक नजरिया तो ये कहता है कि 162 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल है 399, उसमें से 162 डिस्ट्रिक्ट्स में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। और अगर सरकार से पूछे तो सरकार कहती है ये बात सच नहीं। सरकार कहती है उनके कब्जे में होंगी 40-50, और सरकार कहती है कि ये कब्जे बदलते रहते हैं, आज इसका है कल उसका है। तो इन सब के बीच में कोई क्लैरिटी तो है नहीं, और ये इसी तरीके से कुछ दिनों तक चलेगा, और फिर तालिबान कंट्रोल तो ले लेगी, पर क्या पूरे अफगानिस्तान को अपने साथ ले जा सकेगी, या अफगानिस्तान डिफरेंट पार्ट्स के अंदर होकर सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। क्योंकि अफगानिस्तान की जो डेमोग्राफी है वो एक जैसी नहीं है। ये नहीं है कि उसमें मतलब एक ही पश्तून ही हो
या पख्तून जिनको हम बोलते हैं या पठान भी बोल देते हैं, वो हैं, लेकिन वो 50% से थोड़ा नीचे ही है, 50% से ऊपर नहीं है। और दूसरी कम्युनिटीज है, ताजिक्स है, हजाराज है, उज़्बेक है, इस्माइली है, और कम्युनिटीज हैं। और कुछ तो ऐसा है कि जैसे इस्माइली और हजारा वो शिया है, और सुन्नी और शिया के बीच में तो लड़ाई चलती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या होगा, क्या फिर से एक सिविल वॉर शुरू हो जाएगा? तो ये तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर सारी शक्तियां हार गई। हाँ जी। मतलब ब्रिटेन हारा, कभी वहां रूल ना कर सका। सोवियत उसके यूनियन। बाद रशिया आई, रशिया हारा। उसके बाद अमेरिका ने ये कोशिश की 20 साल, और अमेरिका हारा। सिर्फ एक ही उदाहरण जाता है, एक ही एग्जाम्पल जाता है, जो महाराजा रंजीत सिंह का जाता है। उसके हरि सिंह नलवा ने उनके ऊपर राज किया। कितने अफगानिस्तान पे किया, पूरा तो नहीं था, कुछ पार्ट्स थे। तो अब ये $1 मिलियन, जैसे जैसे टाइम जाएगा सिचुएशन बदलता रहेगा, और हमें इसको वॉच करना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। इसी को मैं आगे ले जाते हुए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में ही रिपोर्ट आई है कि अराउंड 85% अफगानिस्तान पे और प्रोविनेंस पे तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। तो क्या इंडिया को वरी होना चाहिए? अपने इंटरेस्ट जो इंडिया के हैं अफगानिस्तान में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है और भी काफी कुछ काम किया है इंडिया ने अफगानिस्तान में, तो इंडिया को कितना वरी होना चाहिए इस चीज के लिए? नहीं, इंडिया को तो बहुत बड़ी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने इसके अंदर इंडिया का $3 बिलियन का डेवलपमेंट एड किया हुआ है। इंडिया ने वहां पर रोड बनाई है, जरांज तेलाराम, जो कि ईरान से लिंक करेगी बाद में, और लिंक है अभी भी, और इम्प्रूव होगी। उसके अलावा इंडिया ने वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी हैं, बहुत सारे लोग इंडिया में आके पढ़ते हैं। उनका पार का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो इंडिया ने बनाई है। इंडिया ने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया वहां। हाँ जी। और इंडिया के जो वरी है, या इंडिया की जो कंसर्न है, या इंडिया को जो अपना फोकस रखना है, फर्स्ट चीज तो इस पर रखना है कि जो इंडिया की जो एसेट्स है, जो इंडिया के सिक्योरिटी पर्सनल है, वो वहां पर महफूज रहे, उनकी सिक्योरिटी हो। क्योंकि इंडिया के वहां पर एम्बेसी है काबुल में, और काउंसलेट्स हैं। पहले तो इंडिया के 4 काउंसलेट्स होते थे, जिनमें से 2 अभी काम कर रहे हैं, कंधार और मज़ार शरीफ। कंधार साउथ में है और मज़ार शरीफ नॉर्थ में है। बल्ख प्रोविंस की कैपिटल है मज़ार शरीफ। वहां पर हजरत अली का मज़ार है, इसीलिए मज़ार शरीफ बोलते हैं उसे। और जो 2 काउंसलेट थे हमारे, वो हेरात में, जो कि पश्चिम में था, ईरान के बॉर्डर के पास जो प्रोविंस है, और दूसरा जो जलालाबाद में था, वो हमें बंद करना पड़ा सिक्योरिटी की वजह से। हमने उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो अफगानिस्तान की पहले नंबर की सिटी काबुल, तीसरे नंबर की सिटी कंधार, 5वें नंबर मज़ार शरीफ में हम हैं, दूसरी नंबर की सिटी हेरात, और चौथे नंबर की सिटी जलालाबाद से हम निकल चुके हैं। हमारे जो पर्सनल है वो भी कम हो गए। हमारे काउंसलेट की सिक्योरिटी के लिए आईटीबीपी के जवान लगे। तो एक चीज तो ये है, उनकी सिक्योरिटी और हमारे एसेट्स की सिक्योरिटी, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा जो हिंदुस्तान के वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत कम हो गई। जो सिख और हिंदू होते थे, सिंधी होते थे, वो निकल कर आ गए हैं, दिल्ली आ गए हैं, दूसरी जगह पे आ गए हैं। तो वहां पर उनके ऊपर हमले भी हुए हैं, आईसिस ने हमला किया है, तालिबान तो मना करता है, गुरुद्वारे पे भी अटैक हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो भी हमारे वहां पर लोग हैं, उनकी सुरक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। उसके अलावा तीसरी चीज है, जो लोग ट्रेडिशनली हमारे साथ रहे, जैसे ताजिक, हजारा, उज़्बेक, इस्माइली, ये तालिबान के खिलाफ होने की बजाय हिंदुस्तान
होने की वजह से हिंदुस्तान के साथ रहे। और अगर हम देखें तो अहमद शाह मसूद, लायन ऑफ पंजशीर जिसको बोला जाता था, या और रशीद दोस्तम जो उज़्बेक कमांडर, तो ये लोग हमारे शुरू से हिमायती रहे हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे इनकी हम जितनी सुरक्षा कर सके, जितना इनको सिविल वॉर में प्रोटेक्शन मिल सके वो मिलना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के ट्रेडिशनल एलाइज है हमारे, वो कई सालों से हमारे मित्र रहे हैं। अपने मित्र की सुरक्षा करना भी जरूरी है। उसके अलावा हम ये भी चाहेंगे कि पख्तून जो तालिबान है उनके साथ भी हमारे संबंध हो, ताकि अगर वो पहले तो हम उनके साथ इतने कांटेक्ट नहीं करते थे, लेकिन देखिए ऐसा है कि जो फ्रंटियर गांधी था, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दोस्त था। हिंदुस्तान ने बहुत सारे अवार्ड दिए। उसकी जो पार्टी थी नेशनल अवामी पार्टी, वो हर साल कांग्रेस के अधिवेशन में आती थी, सेशन में आती थी। उसका सन खान अब्दुल वली खान, अफियंडर खान, ये सब आते रहे इंडिया में। तो और हमारी कंट्री में फिल्में बनी, काबली वाला का वो जो है, जो वो कव्वाली है, तो कई सारी इसी पठानों के ऊपर है। तो इसलिए पठान हमारे दुश्मन नहीं है, वो हमारे दोस्त। कहीं बीच में हमने कांटेक्ट तोड़ दिया, तो अब हम वो करना चाहिए। अभी कहते हैं दोहा में बातचीत हो रही है कि हम उनसे भी बात करें, हमारे इंटरेस्ट वहां पे महफूज रहे। और उसके अलावा कहीं ना कहीं अफगान पीस प्रोसेस में इंडिया का जो रोल है वो बहुत मार्जिनल है, क्योंकि रशिया भी हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। अमेरिका को ऊपर तो पाकिस्तान ने शर्त लगा रखी है कि इंडिया को हटाओ, और इंडिया इसमें गड़बड़ करता है। वो ये भी इल्जाम लगाते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं ये इंडिया का तालिबान। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अफगान पीस प्रोसेस में अपना रोल कायम रख सके, किसी तरीके से अपना किरदार बना के रख सके। क्योंकि आज वो जो वहां पर स्थिति है वो ये है, अमेरिका जा रहा है, पाकिस्तान जमा है पूरी तरीके से, ईरान उसमें अपना रोल अदा कर रहा है, रशिया भी आ गया है और चाइना भी आ गया है। तो रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, ये 4 कंट्रियां, और टर्की जो कि तालिबान की दोस्त है, वो बगराम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उनको दी जा रही है। तो अंकारा पीस प्रोसेस भी कह रहे हैं उसको। तो टर्की एक दोहा पीस राउंड है, एक अंकारा पीस प्रोसेस। अमेरिका चाहता है कि इंडिया किसी तरीके से इन्वॉल्व रहे। अब अमेरिका को लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, पाकिस्तान बहुत अंदर तक घुस चुका है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इस पीस प्रोसेस में अपना रोल बना के रखें। और जो अफगान लोग हैं वो हमारे एक तरह से दोस्त, क्योंकि क्या है, 2 बर्तन जो रसोई में इकट्ठे रखे होते हैं तो खनकते तो जरूर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खनक होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और जो डूरन लाइन है, जो कि बॉर्डर माना जाता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, जिसको अभी पाकिस्तान बड़ी तेजी से वहां पर फेंसिंग कर रहा है, ताकि किसी तरीके से उसकी एक लेजिटिमेसी बने, एक उसका स्थायित्व आए, एक परमानेंस आए, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि ट्राइब दोनों साइड पर फैले हुए हैं। तो उनका जो पश्तून वाली जो कोड होता है, जो फ्रंटियर एजेंसीज हैं, बजौर, वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, ये सारी की सारी जो फ्रंटियर एजेंसीज हैं, इनका जो शादियां, आना जाना, ये सब डूरन लाइन का कोई मतलब नहीं है। ये तो एक इमेजिनरी लाइन है जो ब्रिटिशर्स ने बना दी एक अपनी कन्वीनियंस के लिए, आर्टिफिशियल लाइन। तो इस बालाकंड, बजौर, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये वहां पे एजेंसीज हैं जहां पर किसी की नहीं चलती, सिर्फ पश्तून ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स की चलती। तो उसके बीच में ये कहाँ तक सक्सेस होगा, ये बहुत
गहन सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन। बिल्कुल सर, फिर भी इंडिया को अपना वहां पर स्थान बना के रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस इकोसिस्टम में रेलेवेंट रहें। बिल्कुल सही सही फरमाया सर आपने। और सर अभी हाल में ही रिपोर्ट आई थी कि दोहा में इंडिया ने एंगेज किया है तालिबान के साथ, कुछ बातें हुई हैं, वार्तालाप हुआ है, डिस्कशन हुआ है, और लेटर ऑन हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने इनको इन बातों का खंडन भी किया। तो आपकी सर क्या ओपिनियन है, जैसे अभी आपने बताया कि हमें बात करनी चाहिए, तो इंडिया देखिए मना कर रहा है और फिर बात कर रहा है, एग्जैक्टली है क्या? देखिए बात ऐसी है, इंडिया ने बोला था कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे, टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, बिल्कुल। ये बात तो बोली थी हमने। हाँ जी। लेकिन सडनली एलओसी के ऊपर समझौता हो गया। तो क्या समझौता ऐसे थोड़ी हुआ, सपने में थोड़ी हुआ। ऐसा थोड़ी होता है कि रात को सोए लड़ते हुए, सवेरे उठे और जफी पाली, ऐसा नहीं हाँ होता। जी। बातचीत चलती है, सीक्रेट में चलती है। जब तक वो बातचीत फ्रक्टिफाई नहीं होती, परिपक्व नहीं होती, तो उसको डिनाई किया जाता, ताकि उसकी सैंक्टिटी रखी जाए, उसकी पे एक्सपेक्टेशन ना आए, उसके ऊपर कोई विशिएशन ना हो जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल से जयशंकर साहब का ये कहना ठीक है, उनको उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक। ओके। और कॉन्ट्रैक्ट तो चलते रहते हैं इनफॉर्मल, प्रेशर भी है। देखिए यूएई की तरफ से प्रेशर है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या ये लड़ाई चल कर रही है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। और दूसरे नेशन, सऊदी अरेबिया से प्रेशर है, अमेरिका से प्रेशर है। तो सब चाहते हैं कि दो न्यूक्लियर पावर्स, इस तरह की जो हम लड़ाई करते हैं एलओसी पे, ये एक्चुअली में वर्ल्ड में और कहीं नहीं हो रही है, बचपना है। ये बहुत बेवकूफी की कहानी है। पाकिस्तान क्यों कर रहा है इसको समझ नहीं सकते आप। तो अगर किसी और को बताओ तो दे कैन नॉट बिलीव इट कि ऐसा भी होता है। एलओसी पे ऐसा हो रहा है कि गोलियां चल रही हैं, आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। तो कुछ ना कुछ सेंसिबल स्टेटस को पीस होना जरूरी है। और अब तो इंडिया के लिहाज से भी हम देखें, अगर चीन हमारे नदन बॉर्डर पे आ गया है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम अपना वेस्टर्न बॉर्डर क्वाइट रखें, ताकि टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन ना आए, ताकि हम अपना फोकस नदन बॉर्डर पे लगा सकें। और क्या पाकिस्तान को भी ये नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान अब तालिबान जब होगा, ये वो सोच रहे हैं कि तालिबान हमारे दोस्त हैं, पर तालिबान से आज तक कोई नहीं जीता। कुछ दिनों के बाद उनको इस बात का इल्म होगा, तालिबान किसकी नहीं सुनेगा। और ये तालिबान पुराना तालिबान नहीं है, आज से जो 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, ये बहुत बदला हुआ तालिबान है। इसके लोग डिप्लोमेसी करते रहे, दोहा में रहते रहे, फॉरेन कंट्रीज विजिट करते रहे। और आज जो तालिबान है वो सोशल मीडिया से भी तालिबान है। अगर जैसे आप कह रहे थे कि खबर आ रही है कि अफगानिस्तान का 85% तालिबान के कब्जे में है। अगर आप गवर्नमेंट से पूछो तो कहते हैं 85% नहीं है, वो कहते हैं कि 15-20% है। तो उनसे पूछो ये कैसे है, वो कहते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटो डाल देते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। तो आज का तालिबान बदल चुका है। और कि कब वो पाकिस्तान की तरफ अपनी नजर कर लेगा और खैबर पख्तूनख्वा को अपने साथ मिलाना चाहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। तो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि दो फ्रंट के ऊपर एक्टिव। और पाकिस्तान की आज इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, माली हालत इतनी खराब है कि अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि हमको इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए, हम लोन्स पे डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो वो तो तभी हो सकता है ना जब वो अपने डिफेंस को, उसके ऊपर इतना पैसा ना वेस्ट करें। इस साल के बजट में भी 16% से डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं, जो होता ही नहीं, कहीं नहीं करता कोई ऐसा। तो उनको इस बात पे सोचना चाहिए कि अगर सब कुछ ही डिफेंस पे लगा दोगे तो डेवलपमेंट पे कैसे लगा। तो ये सवाल। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा। तो सर जैसे आपने कहा पाकिस्तान को इस तरफ सोचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान काफी सेलिब्रेट कर रहा है, उसको लग रहा है कि इंडिया को अब आप किक ऑफ कर देंगे, पूरे तालिबान पे उसका कंट्रोल है, उसके इन्फ्लुएंस में है,
जबकि तालिबान बहुत बदल गया है। आपने सही फरमाया, तालिबान बहुत बदल गया है। रिपोर्ट ये भी है कि तालिबान पाकिस्तान को नहीं सुनने वाला, जैसे पहले वो सुनना करता था। तो आपको नहीं लगता कि सर ये डबल एज स्वॉर्ड है पाकिस्तान के लिए? दोनों जैसे हिंदुस्तान के टू फ्रंट। देखिए, हम हिंदुस्तानी इस बात में सुकून ढूंढते रहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान फेल हो जाएगा। देखिए, मेरा ये सोचना है कि पाकिस्तान इतनी जल्दी फेल नहीं होगा, पाकिस्तान इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होगा। उसको ज्योग्राफी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी है और उसका एक रेलेवेंस है। चाहे हम कितना भी सोचें कि पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूट जाएगा, ये हो जाएगा, इतना आसानी नहीं हो, इतना सिंपल नहीं है ये प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी होता तो उसके लिए ये स्थिति बहुत खराब नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर अमेरिका हट रहा है और पाकिस्तान को लार्जर रोल मिल रहा है तो पाकिस्तान की स्थिति सुधर रही है एक तरह से वहां पर। ये नहीं, इसीलिए वो खुश है, इसीलिए उसको लगता है कि अब ये पाकिस्तान एक बहुत बैलेंसिंग करने वाला देश है। देखिए, पाकिस्तान अपनी गेम को इस तरीके से खेलता है कि वो एक 3 पैर का स्टूल बनाता है। सऊदी अरेबिया, अमेरिका और चीन, इन तीनों को ये 3 पैर हैं, और कहीं इसमें वो इंडिया और ईरान को भी देखता है कहीं ना कहीं, मतलब साइड से। तो अगर इन 3 में से वो 2 को इकट्ठा कर ले तो उसकी बल्ले बल्ले है, उसकी चांदी है। जैसे निक्सन के टाइम पर और किसिंजर के टाइम पर चाइना की मदद करने के बहाने पाकिस्तान अमेरिका को चाइना से जोड़ रहा था। जो किसिंजर चाइना गए थे वो पाकिस्तान से गए, तो जो 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 उसमें ब्रोकर का काम किया था वो पाकिस्तान ने किया था, और उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। 1971 में 7th फ्लीट, 7वां बेड़ा हमारी बे ऑफ बंगाल में आया था, पाकिस्तान के कहने पे, पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर। तो अगर अब पाकिस्तान का गेम ये है किसी तरीके से चीन को और सऊदी अरेबिया को मिला, और पर वो हो नहीं रहा, वो फेल हो रहा है उसमें। अमेरिका को ये रियलाइजेशन हो गया है कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। आज अमेरिका में बहुत भारी तादाद में लोग ये बोलते हैं कि ये 2400 लोग मरे हैं पाकिस्तान की वजह से, ये पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया। तो आने वाले वक्त में अमेरिकन पब्लिक के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ आवाजें और बढ़ेंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग इतनी आसानी से उन मौतों को नहीं भूलेंगे। और चीन कितना इसमें इन्वॉल्व होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जगह पाकिस्तान कोशिश करेगा ईरान टर्की को ज्वाइन करे किस तरीके से, और रशिया को ले आए, ये कोशिश भी कर रहा है। तो हालांकि पाकिस्तान को बहुत खुशी नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है। तालिबान की बारे में और चीन के बारे में, चीन कितना इसमें इन्वॉल्व होगा, ये बहुत बड़ा सवाल। चीन आज तक ऐसी इश्यूज में अपने ट्रुप्स को इन्वॉल्व नहीं करता, चीन सिर्फ कमर्शियल एंगल से देखता है। तो अब वो कितना फिजिकली इन्वॉल्व होगा, ये एक सवाल है, जो कि एक बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चन है अभी तक, एक पोजर है। इट्स अ क्वेश्चन दैट वर्ल्ड हैज टू एड्रेस एंड आंसर। अगर चीन ने ये बेड़ा उठाया है तो चीन को फिर जाना चाहिए, चीन को अपने फोर्सेस को लगाना चाहिए। और मैं कहता हूँ वो तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि चीन भी पिटेगा। हाँ जी। अगर 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 ब्रिटेन पिटा, रशिया पिटा, अमेरिका पिटा, तो चीन भी पिटेगा। हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा। लेकिन होगा कि नहीं होगा, ये $1 बिलियन। तो पाकिस्तान को आज, पाकिस्तान की स्थिति, कंडीशन, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान ही अमेरिका द्वारा एक डेजिग्नेटेड कंट्री है, जिसके हाथ में उन्होंने चाबी सौंप दी, ये ताला है, इसकी चाबी आपके पास, आप इसको इस तरीके से सुलझाओ। और इस मायने में पाकिस्तान की स्थिति, बट अमेरिका भी अब इस बात से बहुत कतराता है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना भरोसा करना, कितनी पाकिस्तान की सहायता करना। तो देखने आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा
कि तालिबान क्या करता है। क्या तालिबान पाकिस्तान का सरोगेट बन के रहेगा, पाकिस्तान की हर बात मानेगा, ऐसा मुश्किल लगता है। और चीन का क्या रोल होगा, और रशिया क्या गेम खेलेगा, तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और सर, जैसा कि आपने बताया कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान, टर्की और चाइना काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और एक तरफ कतर में बात चल रही है और एक तरफ अंकारा पीस प्रोसेस भी है। तो रशिया इंडिया को ऑन बोर्ड क्यों नहीं करता, या इंडिया हेजिटेट करता है ऑन बोर्ड होने के लिए? क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी थी कि इंडिया खुद ही नहीं चाह रहा ऑन बोर्ड होना, क्योंकि उसके जो रिलेशन है ईरान के साथ, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। देखिए ऐसा है, रशिया खुद इसमें मार्जिनल प्लेयर था कुछ वक्त तक, और रशिया ने अपनी एक पीस प्रोसेस अलग शुरू की। पहले जो अमेरिकन फॉर्मुलेशन था उसमें रशिया इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं था, और फिर रशिया ने अपनी एक प्रोसेस शुरू की, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस और ये सब शुरू करी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में रशिया ने एक फोरम लॉन्च किया। अब रशिया इंपॉर्टेंस गेन कर चुका है। अब रशिया तो ये भी कह रहा है कि हम ताजिक, क्योंकि रशिया का बेस है ताजिक बॉर्डर पे, बहुत बड़ा बेस, तो रशिया अब कह रहा है कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी इसमें आपकी मदद करेंगे, करना चाहते हैं। इंडिया को क्यों नहीं लाना चाहता, क्योंकि जो ही रशिया इंडिया को लाने की कोशिश करेगा पाकिस्तान उसको मना करता। पहले रशिया अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा, फिर इंडिया की बात करेगा। और इंडिया भी पहले इतना कीन नहीं था, तालिबान भी नहीं चाहता कि इंडिया को मेजर रोल मिले, तो वो टर्की को मेजर रोल दे रहे। तो इसलिए रशिया, और क्या है, रशिया एक चीज और देखता है कि हम अमेरिका से क्लोज होंगे, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर हम मेच्योरिटी से देखें तो कोई जरूरी नहीं है कि एक देश से आप क्लोज हो जाएं तो दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। हम S-400 रशिया से खरीद ही रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन हम रशिया से लीज कर ही रहे हैं, तो रशिया से भी हमारे रिलेशन ठीक रह सकते हैं। ट्रेडिशनल रिलेशन है, पारंपरिक है, तो उनको, रशिया को थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, रशिया को थोड़ा सोचना चाहिए कि आफ्टरऑल इंडिया को विषय करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप लीगल बाउंड्री देखो तो इंडिया की बाउंड्री अफगानिस्तान से जुड़ती है, पर है नहीं है, उसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ वखान कॉरिडोर, उससे हम मिलते हैं अफगानिस्तान से। तो इसलिए इंडिया को टोटली इररिलेवेंट कर देना ठीक नहीं होगा, बट ये रशिया को सोचना पड़ेगा, उन्हें दिल बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इंडिया को भी ज्यादा जल्दी नहीं दिखानी चाहिए, धीरे धीरे बैकग्राउंड में काम करना चाहिए। और कहते ना कि हमारा वक्त आएगा, मेरा टाइम आएगा, तो हमारा टाइम भी आ सकता है, ऐसा नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपके साथ मैं बिल्कुल एग्री हूँ, और बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। सर, एक और चिंता भारत के लिए इस तरफ आ रही है कि जब तालिबान ओवरऑल काबुल पे कैप्चर कर लेगा तो इंडिया में टेररिज्म फिर से बढ़ेगा। पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सरशिप जो टेररिज्म है वो इंडिया में फिर से एक बार आएगा। तो बहुत चिंता है इस चीज को लेकर इंडिया में। तो सर, आपके क्या व्यूज हैं, क्या ओपिनियन है? क्या फिर से कश्मीर में टेररिज्म और इंडिया में अक्रॉस ऑल सिटीज फिर से ऐसा कुछ ब्लडशेड होगा क्या? देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं। एक तो मैं आपके पिछले क्वेश्चन पे एक बार फिर से जाता हूँ, वेट एंड वॉच जो आपने बोला, मेरा नजरिया इससे थोड़ा सा डिफरेंट। वेट, एक्ट इन बैकग्राउंड एंड इंक्रीज योर रेलेवेंस। वॉच नहीं, सिर्फ तमाशा नहीं देखना है। हमने, जैसे जयशंकर ने बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे लेकिन बैकग्राउंड में बातचीत कर रहे हैं। जैसे LOC के टॉक से पहले मैंने कहा रात को सपना तो किसी को आया नहीं, बात तो हुई होगी, तभी एग्रीमेंट अनाउंस हुआ। तो मेरा तो ये नजरिया है कि वर्क इन बैकग्राउंड, इंक्रीज योर रेलेवेंस, इसके ऊपर फोकस हमारा होना चाहिए। ये मैं कह रहा था। अब मैं आता हूं आपके मेन सवाल पर, टेररिज्म। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, क्योंकि एक टेररिज्म क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि खुरासान बना लेंगे,
विलायत खुरासान, एक ऐसा सूबा, एक ऐसा प्रोविंस होगा जो कि एक कैलिफेट होगा, इसको कहते हैं ना कि एक कैलिफा के नीचे, खलीफा के नीचे वो फैला होगा, हाँ और जी। हमारा एक उम्मा होगा, उम्मा मतलब ब्रदरहुड होगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट है, उनको हवा मिलेगी क्योंकि वो कहेंगे। और देखिए पिछली बार भी जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो इसलिए हुई थी कि जहां टॉक्स हो रही थी उसके बाहर जो तालिबान डेलीगेशन था उसने एक बैनर लगा दिया था, एमिरेट इस्लामी अफगानिस्तान, कुछ इस तरीके से कि भाई वो इन मुल्कों में उसको अमीरात बोलते हैं, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात, और जो उसका जो प्रेसिडेंट होता है उसको अमीर बोलते हैं। तो एमिरेट की कॉन्सेप्ट, खुरासान के कॉन्सेप्ट, विलायत खुरासान के कॉन्सेप्ट, उम्मा के कॉन्सेप्ट, फसाद, लोग तो उसको गलती से जिहाद बोलते हैं, मैं फसाद बोलता हूँ क्योंकि पाकिस्तान आर्मी भी उसको फसाद कहती है। और पाकिस्तान आर्मी का जो ऑपरेशन था टेररिज्म के खिलाफ, उसका नाम था राड उल फसाद। ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। जो जिहाद होता है वो दो स्टेज में होता है। पहले स्टेज में होता है अकबरी जिहाद, यानी अपने खुद को क्लीन करो, वो तो हम करते नहीं है, तो सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि जो भी टेररिस्ट मारे जाते हैं जो अपने को गाजी कहते हैं, बात कहाँ नजर आती है कि उसकी कई लोगों से उसके अफेयर चल रहे थे, कई लोगों से उसके संबंध थे, तो अपने को तो ठीक करते नहीं। और फिर होती है अकबरी जिहाद पे विक्ट्री पाने के बाद होती है अश्करी जिहाद, जो छोटी जिहाद, जिसको ये अब करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी अबू बकर जो नंबर 2 कैलिफ थे, नंबर 2 खलीफा थे, उन्होंने बोला था कि जिहाद करते वक्त किसी की जान लेना बिना किसी मतलब के, किसी पेड़ को भी काट देना गलत है, ये उनका कहना था। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, इस कॉन्सेप्ट को हवा मिलेगी, उनका मोटिवेशन लेवल होगा, और कुछ लोग जो वहां से स्पेयर होंगे, सरप्लस होंगे आईसिस वगैरह के, वो यहाँ पर रीडायरेक्ट होंगे। तो हमारे लिए देखिए, हमारी जो समस्या है वो ये है कि हम जम्मू एंड कश्मीर की प्रॉब्लम को सिर्फ सिक्योरिटी के पैमाने पे देखते हैं। हमने एक सिक्योरिटी का चश्मा पहन रखा है कि टेररिस्ट है मार दो, उनके कमांडर मार दो, उनके नंबर गिनते रहते हैं, कितने फॉरेन टेररिस्ट पाकिस्तान के कैंप में है ये गिनते रहते हैं। देखिए टेररिज्म का सॉल्यूशन सिर्फ सिक्योरिटी सेंट्रिक नहीं है, उसका मेन सॉल्यूशन सोशियो इकोनॉमिक है। एग्जैक्टली। वो तभी होगा जब वहां पर पॉलिटिकल, थियोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा, तभी वहां का सॉल्यूशन होगा। ये सोचना कि मैं हर एक आतंकवादी को मार दूंगा, तो फिर अमेरिका ने 20 साल किया ना, हाँ जी। तालिबान को मारा ना, तालिबान खत्म थोड़ी हुआ। आज आप तालिबान को खत्म कर दो, क्या गारंटी है कल एक नया ग्रुप बनेगा, उसका नाम हो सकता है शागिर्दान, हाँ जी। कोई भी नाम दे सकते हो, उसमें क्या है, आइडिया तो नहीं मरा ना। प्रॉब्लम तो ये है आइडिया को खत्म करना, बिल्कुल। और टेररिज्म के आइडिया को खत्म करने के लिए सिर्फ सिक्योरिटी सेंट्रिक सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। तो इंडिया को जितना भी टाइम है जल्दी से जल्दी, अभी सरकार कोशिश कर रही है वहां चुनाव हो, और जो भी वहां पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बने हैं उनको डेवलपमेंट करने की इजाजत दी जाए, सरकारी अफसर अच्छे लगाए जाए, पैसे दिए जाए, और वहां का डेवलपमेंट किया जाए सिक्योरिटी के साथ साथ। जब तक ये नहीं होगा तो मौका तो उनको मिलेगा। और तालिबान की वापसी में एक और सबसे बड़ा खतरा है, वो है नार्को टेररिज्म। तालिबान के रूल के नीचे इकोनॉमी चलती है ड्रग्स के ऊपर, और तालिबान के पास पैसा कहां से आता है, तो वो ड्रग्स के ऊपर उनकी इकोनॉमी चलती है। अमेरिका ने 20 साल में ड्रग्स नहीं खत्म कर पाया, उनके हेलमंड प्रोविंस और दूसरों में कई प्रोग्राम किए गए लेकिन ड्रग्स खत्म नहीं हुई। और अभी ड्रग्स को फिर से, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी चलानी है, अपना बजट चलाना है, वो ड्रग्स को फिर से बढ़ावा देंगे, और ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और ड्रग्स आएंगी
और टेररिज्म बढ़ेगा। इसीलिए जो हम तालिबान से बात कर रहे हैं, उसका हमारा मुद्दा उनसे यही होना चाहिए कि आप अपनी कंट्री को रूल करो, लेकिन टेररिज्म को इधर मत आने दो, ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करो। बिल्कुल सर। बाकी हमको उनको डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहिए। उस कंट्री का अपना एक रूल है, वहां पे शूरा होती है, वहां पे वो बैठ के मजलिस करते हैं, वो जैसे भी करते हैं करें। हमको उनको लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि आपकी डेमोक्रेसी इंडिया की तरह नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है, जैसी आपकी आप चला लो, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी मत आने दो, ड्रग्स मत आने दो, और हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल ये हमारे मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल और जो बिल्कुल हमने एसेट बनाई है उसकी सिक्योरिटी। बिल्कुल सर, वेरी वेल सेड सर। सो सर, इस डिस्कशन में लास्ट क्वेश्चन में चाहूंगा बिफोर वी रैप अप दिस कॉल। तो जिस हिसाब से अभी सूरत हाल है, चाइना के साथ हमारे रिलेशन टेंशन में है, और जो अफगानिस्तान में हो रहा है, फिर आगे जो जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया टेररिज्म को लेकर, तो क्या इंडिया को पाकिस्तान से वार्तालाप शुरू करनी चाहिए, एटलीस्ट फॉरेन की, या और किसी लेवल पे? देखिए देखिए, मैं तो शुरू से ये इस बात का पक्षधर हूँ हाँ जी। कि हमको बातचीत जारी रखनी चाहिए। जो मुद्दे हम डिस्कस करेंगे वो बदल सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि हम पहले टेररिज्म डिस्कस करना चाहते हैं, तो बातचीत तो होनी चाहिए। इमरजेंसी में उसकी जरूरत पड़ती है। जब कोविड हुआ तो सार्क जो सस्पेंडेड था, उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग मोदी साहब ने खुद बुलाई। हाँ जी। तो जैसे हम कहते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ देंगे, पर तोड़ के करेंगे क्या? जो पानी है उसको कहीं रोकना तो पड़ेगा, उसके लिए डैम बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, उसके लिए स्टोरेज बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए सालों साल लगेंगे। तो जो बात करनी है वो तो चलती रहनी चाहिए। मुद्दे क्या डिस्कस करने हैं, कैसे डिस्कस करने हैं, ये इसके ऊपर कैलिब्रेशन हो सकता है। तो मेरे विचार से, क्योंकि चीन की थ्रेट बहुत रियल है, हाँ जी। पाकिस्तान को हम अगर मना सके कि वो टू फ्रंट वॉर हमारे लिए ना करे, क्रिएट करे, हम मजबूती से मिलाएं। ये नहीं कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको बताएं कि हमारी क्या शक्ति है, हम क्या कर सकते हैं आपके साथ। आपने बालाकोट देखा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने उसको इकोनॉमी को बढ़ाएं और ये करें, और हो सकता है इकोनॉमी में वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर सके, हमारे पास पावर सरप्लस है, हम दे सकते हैं उनको। हमारे पास आफ्टर ऑल पाकिस्तान को बहुत सारा सामान जो पहुंचता है वो यूएई के थ्रू जाता है, दुबई के थ्रू जाता है, हाँ जी। घूम के जाता है। तो क्या जरूरत है घूम के जाने? तो मुद्दे तो यही है, इनको हम दूर कर सकते हैं। तो मेरे विचार से, और देखिए मेरा एक और विचार है जो जिसमें मैं अल्प मत में हूँ, मैं माइनॉरिटी में हूँ। कई बार कुछ लोग मुझे कहते भी हैं, मैं फिर भी दोहराता हूँ, और मुझे कोई डर नहीं लगता दोहराते हुए, कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान आर्मी हमारी दुश्मन है। एग्जैक्टली सर। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करते हैं, कोंगो में करते हैं, तो वहां तो वो हमारे दुश्मन नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी हमारे खिलाफ काम करेगी तो वो हमारे दुश्मन है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। लेकिन ये कह देना कि पूरा पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम तो उनको ऐसे कर देंगे, ये कोई बहुत मेच्योरिटी की बात नहीं है। मेच्योर बात यह होगी कि हम पाकिस्तान लोगों के ऊपर इतना प्रभाव डालें, इतने उनसे आगे बढ़ जाएं कि वो हमारी नकल करना शुरू कर दें, और अपनी सरकार को बोलें, जैसा कि पाकिस्तान में आज कई बार होता है। वो कहते हैं इंडिया को देखो, पाकिस्तान की मीडिया चैनल पे लोग बोलते हैं मोदी की तरह क्यों नहीं काम करते, वो बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है, वैक्सीन हाँ क्यों जी। नहीं डेवलप कर रही। तो अगर ऐसी चीज है, अगर पाकिस्तान में ऐसी आवाजें उठ रही हैं, तो वो तभी उठेंगी कि हमारा कल्चर उधर जाए, वो हमारी चीजों को देखें। तो इसलिए जो मुल्क हमारी तरह से स्ट्रांग होते हैं, जिनको अपनी डेस्टिनी में विश्वास होता है, उनको छोटी बातों में नहीं जाना चाहिए कि हम फिल्म नहीं देखने देंगे, हम हाँ जी। म्यूजिक नहीं सुनने देंगे, हम स्पोर्ट्स नहीं करेंगे। ये 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 कोई बहुत, ये एक छोटी मोटी बातें।
इनसे हमारी इज्जत बढ़ेगी, मेरे ख्याल से, मेरा विचार ये है। बिल्कुल और सर, देखिए ऐसा है कि हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा होना चाहिए। देखिए इंडिया के अंदर मैकडोनल्ड का बर्गर आया, पर वो जो बर्गर था उसमें आलू टिक्की घुस गई, उसमें हमने अपना पनीर लगा दिया चीज की जगह। तो हिंदुस्तानियों के पास अपनी रिवायत है, अपना कल्चर है, जो बाहर से आता भी है वो हमारे साथ ढल जाता है, वो हमारी चीज को अडॉप्ट कर लेता है। तो कबाब टिक्का बर्गर बन गए, आलू टिक्की बर्गर बन गए, वेजिटेरियन फास्टिंग बर्गर बन गए। तो हम दूसरे प्रभाव से डरे ना, उसको अपने तरह ढाल लें और उसमें कुछ सुधार कर लें। देखिए जब पारसी गए थे गुजरात के एक राज्य में, तो उन्होंने एक दूध का कटोरा भेजा था। तो नहीं, जो राजा था उसको पैगाम भेजा उन्होंने कि हम यहाँ आके बसना चाहते हैं, ईरान से भाग के आए थे। तो राजा बहुत अच्छा राजा था, उसने एक कटोरे में दूध पूरा भर दिया टॉप तक और उनको भेज दिया। उसका मकसद ये था कि हमारे देश में पहले से ही बहुत लोग हैं, हम आपको कैसे ले लें, ये सवाल था उस कटोरे में। उन पारसियों ने क्या किया, वो ईरान से आए थे, अपने साथ वो सैफरन लेकर आए थे, जो होता है ना सैफरन, हाँ जी हाँ जी, केसर, जो हम यूज करते हैं मसाले के तौर पे चाय में, दूध में। तो क्या बोलते हैं सैफरन को हिंदी में यार, मैं भूल गया। केसर केसर, 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 सॉरी हाँ यार, जी, सॉरी, याद है, केसर बर्फी, केसर मिल्क, केसर पिस्ता। बिल्कुल, तो केसर उन्होंने डाल दिया थोड़ा सा और वापस भेज दिया। तो उसमें संदेश यह था कि हम दूध को फैलाने नहीं देंगे, हम इसमें केसर की तरह घुल मिल जाएंगे और आपका क्वालिटी को बढ़ा देंगे। तो पारसियों ने क्या, टाटा, पालकी वाला, आज देखिए हाँ इतना जी, कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल तो बिल्कुल, इसी तरीके से हमें, मेरे विचार से, पाकिस्तान से इतना वो नहीं सोचना चाहिए, हम उनको अपने प्रभाव से भी प्रभावित कर सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसलिए हमें उनसे बातचीत और मिलाप जारी करनी चाहिए, बिल्कुल पर सर, अपनी अपनी मजबूती से करें। ये मैं नहीं कह रहा पानी दो, मैं कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आप अपने रेजर्वायर बनाओ। मैंने खुद ने कोशिश करके माधोपुर हेडवर्क, शाहपुर कांडी का काम मैंने काफी कोशिश की इसके लिए, हुसैनी वाला के बराज को रिपेयर कराने के लिए। तो मैं खुद करता रहा काम, उच्च हाइडल प्रोजेक्ट के लिए किया। लेकिन मुझे इस बात का संज्ञान है कि यह आज नहीं हो सकता, इसमें सालों साल लगेंगे। तब तक बातचीत करते रहना चाहिए। अब वो इंडस वाटर टॉक्स चल रहे हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन हमने पानी नहीं देना, हमने अपना काम जारी रखना, पर बातचीत भी करनी, इसमें बिल्कुल क्या। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेल सेड सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और सर आपको एक बार मेरा फिर से थैंक यू वेरी मच, मेरा अभिनंदन कि आप मेरे शो में आए और इतना खूबसूरती से आपने हर नजरिए को, हर के क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आपने उसका आंसर दिया। सो सर एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन सर, जय हिंद। हार्ड टॉक को मेरी तरफ से शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और जितने आप देखेंगे प्लीज देखिए, इनकी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो आइकॉन को दबाइए, बेल आइकॉन को। ये थैंक यू बोलते सर, हैं, थैंक इन्होंने यू। तो नहीं बोला, मैं बोल देता हूँ उनकी तरफ से, सर थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी और मच, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक जय यू हिंद। सर, थैंक यू, जय हिंद सर।